नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजीव राय जी हैं, जो लेखक भी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। अलग अलग जगहों पे काम करने का एक लंबा अनुभव है। सेव द चिल्ड्रन हो, यूनिसेफ हो, अफ़गानिस्तान हो, दोहा हो, नेपाल पे किताब है और शिक्षा से जुड़ी और बच्चों से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने एक लंबे समय तक काम किया है और बच्चों पे एक लंबा काम है। पेरेंटिंग एक्सपर्ट भी कह सकते हैं। एक अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। संजीव सर, अगर दर्शकों को बताएं वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? हाँ, स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के नाम से वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पेरेंटिंग से संबंधित आपको कंटेंट मिलेंगे। और ये जो किताब अभी आई है नेशनल बुक ट्रस्ट से, इंटरनेट युग में बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों की चुनौतियाँ, ये उसी को ध्यान में रख के लिखी गई है कि आज पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है ना। पेरेंट्स कहते हैं कि मोबाइल मत यूज़ करो, तो एक्चुअली मोबाइल की दुनिया पेरेंट्स के लिए तो नई है क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में मोबाइल नहीं देखा है। लेकिन ये जो बच्चे पैदा हुए हैं तो ये इंटरनेट तो इनके सराउंडिंग में रहा है। आईपैड किड्स भी कहा जाता है सर इनको। बिल्कुल बिल्कुल 2010 के बाद जो बच्चे जन्म लिए हैं उनको आईपैड किड्स भी कहा जाता है। बिल्कुल आईपैड किड्स कहा जाता है क्योंकि पहले तो हम लोग जब छोटे थे तो वो दूरदर्शन का ज़माना था और पेरेंट्स कंटेंट कंट्रोल करते थे। उनके हाथ में रिमोट होता था और टाइमिंग दूरदर्शन की भी फिक्स थी कि चित्रहार कब आएगा और बुनियाद कब आएगा और हम लोग कब आएगा या नुक्कड़ कब आएगा, स्वाभिमान कब आएगा, देख भाई देख कब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब पेरेंटल कंट्रोल था। लेकिन जो इंटरनेट का एक्सपेंशन हुआ और उसका डिसेमिनेशन हुआ और वो जब सारे लोगों तक पहुंच गया तो अब हमारे जनरेशन में कंप्यूटर आया विदाउट इंटरनेट। उसके बाद अब तो इंटरनेट एस्टोनिया में 2001 में एस्टोनिया ने इंटरनेट के अधिकार को बुनियादी अधिकारों की सूची में रखा। तो अब आप देखते हैं कि आपके यहाँ कोई भी आता है तो वो कहेगा कि वाईफाई का पासवर्ड दे दीजिए। वो पहले चाय पानी से पहले वो कहता है मोबाइल चार्जिंग पे लगा दीजिए और वाईफाई का पासवर्ड बता दीजिए। तो बच्चों से कैसे जोड़ के देख रहे हैं ये जो किताब है सर, इंटरनेट और बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों की चुनौतियाँ, ये जो किताब है ये आप लोग भी देखिए। ये किताब आई है जो हम लोग के लिए आज के दौर में ख़ास तौर पे कहा जाता है कि मोबाइल का परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक उम्र तक मोबाइल बच्चे बिल्कुल नहीं देखें, एक उम्र के बाद भी देखें तो एक लिमिटेड आवर्स तक देखें। बहुत सारे असाइनमेंट बच्चों के आते हैं मोबाइल पे। इस किताब में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं? देखिए, एक तो इसमें एक तो ये परिदृश्य बताया गया है कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं पेरेंट्स के लिए और क्या नहीं कंट्रोल कर सकते। देखिए, अब मैं अपने बचपन को याद करूं तो हमारा जो एक छोटे शहर और गांव से बचपन जुड़ा हुआ था। संयुक्त परिवार होता था, 2 महीने की छुट्टी होती थी तो हम लोग गांव में तालाब में नहा रहे हैं, खलिहान में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। कोई ये डर नहीं रहता था कि बच्चा कहाँ गया जी। कोई ऐसा भय नहीं था कि किडनैपिंग हो जाएगी कुछ ऐसा शहर में भी नहीं था। पार्क में खेल रहे हैं, मोहल्ले में खेल रहे हैं, बारिश में साइकिल चला रहे हैं। आजकल के बच्चे जो शहरों में हैं वो इन सब से वंचित हैं। एक तो अब हर घर में 4, 5, 6 बच्चे होते थे तो आपस में वो उनका कोऑर्डिनेशन और सोशलाइजेशन हो जाता था। मारपीट भी होती थी, झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष। तो जो पूरा इमोशनल और साइकोलॉजिकल और लिंग्वल सोशल डेवलपमेंट था वो उसमें ये बहुत चीज़ें सहायक थी। अब बच्चे बहुत महंगे हो गए हैं। अब एक बच्चा है या 2 बच्चा है तो अगर आप कॉस्टिंग देखिएगा कि बच्चे पे जो खर्च है तो आज की पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव चिल्ड्रन हैं। नहीं, मैं अपने इसी बात में माफ़ी चाहता हूँ बीच में रोकने के लिए। जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की 6 महीने की फ़ीस 57 रुपये होती थी उस स्कूल में। तो 6 महीने 57 रुपये। और ऐसा भी नहीं था कि आज के दौर में अगर उसको कैलकुलेट भी करें तो आज के दौर में जो पढ़ाई लिखाई है वो कहीं बहुत ज़्यादा महंगी है पुराने दौर से भी कंपेयर करेंगे तो। बिल्कुल, पढ़ाई तो खैर कई गुना महंगी हो गई। जैसे मैं अपने बेटे को मजाक में कहता हूँ कि तुम्हारी 2 महीने की जो फीस है उसमें मैंने पूरे PhD तक की पढ़ाई कर ली है उतने फीस में, उससे कम ही में बल्कि हो गया होगा। तो पढ़ाई तो बहुत महंगी हुई है, हर चीज़ महंगा है ना। देखिए, अब हेल्थ
को ले लीजिए, बच्चों के हेल्थ से इतने एस्पेक्ट्स हैं उसके, तो वो भी महंगा है। हायर एजुकेशन और महंगा है ना। बच्चों के कपड़े में इतनी वैरायटी है क्योंकि वो फ़ोटो डालना है तो इस बर्थडे उस बर्थडे। और दूसरा क्या हो रहा है कि बच्चे डिमांड कर रहे हैं, लगातार डिमांड कर रहे हैं और पेरेंट्स उसको फुलफिल करते हैं। वो ज़रूरत नहीं है जी। देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस कि भाई बच्चे को ये ज़रूरत है। हमको आपको होली दिवाली पे कपड़े मिलते थे, एक ही तरह के 2-3 भाई अगर हैं तो सबका बन जाता था, तो बैंड पार्टी भी होता था। वो खुश है। अब कहीं आने जाने वाले कपड़े अलग 1-2 रखे जाते थे कि कोई शादी है भी, स्पेशल फंक्शन के लिए। आजकल क्या है कि अभी वो कपड़ा आया 1 दिन 2 दिन के बाद, नहीं मैं बोर हो गई, मैं बोर हो गया, ठीक है अभी नहीं ये तो मैंने पहना था, उस दिन भी पहना था, इस दिन भी पहना था, तो वो फिर दूसरा ले आइए, दूसरा ले आइए। तो ये जो डिमांड है, और इसमें ये बहुत एक चिंताजनक है क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि बच्चों में रेजिलियंस कम हो रहा है। तो इस किताब में ये सारे मुद्दे हमने रखे हैं। एक तो इसमें पेरेंट्स को भी बताया है कि भाई देखिए, वेब वर्ल्ड से अलग, इंटरनेट से अलग आज के बच्चों की दुनिया की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मोबाइल के उपयोग को आप सीमित कर सकते हैं, आप बंद नहीं कर सकते, कम नहीं, बंद नहीं कर सकते, उससे कट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी दुनिया ही उसी के इर्द गिर्द है ना। उसके तो दुनिया में और कोई है ही नहीं। क्योंकि आपने भी तो, पेरेंट्स की भी तो कितनी गलती है जो 6वीं से बच्चों को कोचिंग में डाल दे रहे हैं, आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए। तो बच्चा स्कूल से आता है, कोचिंग जाता है, कोचिंग से घर आता है, और मदर भी इसमें साथ साथ लगी रहती हैं। कभी ब्रेकफास्ट पैक करके देना है, फिर आएगा तो फिर उसको देना है, फिर होमवर्क कराना है, फिर स्कूल ले जाना है, फिर कोचिंग छोड़ना है, फिर कोचिंग से लाना है। तो बच्चे का जो सामाजिक दायरा है वो तो बहुत सीमित हो गया। और न्यूक्लियर फैमिली भी है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो इसलिए रेजिलियंस बहुत कम हो रहा है। मतलब बहुत बार, कई बार इसमें हमने एक चैप्टर ये भी लिखा है कि असफलता से सीख, कि फेल्योर को बर्दाश्त करने की क्षमता आजकल के बच्चों में कम हो रही है। वो बात बात में कहते हैं कि नहीं मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, है ना। तो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं बच्चे। एडिक्शन, एक इंटरनेट एडिक्शन भी अपने आप में एक टर्म है, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों में जो असफलता से लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए वो कम हो रही है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अभी परसों भी एक घटना घटी कि जेई में नहीं हुआ तो आत्महत्या कर ली। तो बच्चों को असफल होने की भी मुझे लगता है कि आज प्रैक्टिस कराने की जरूरत है, आदत में आनी चाहिए। हाँ, असफलता को भी स्वीकार करना। बिल्कुल। और मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, सफल से सफल व्यक्ति ऐसा उठा के आप देख लीजिए, क्या उसके जीवन में असफलताएं नहीं रही हैं? किसी की भी कहानी आप उठा के देख लीजिए। और जॉन हाउसफेयर नाम के एक प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने 2016 में एक असफलता का सीवी बनाया था, सीवी ऑफ फेल्योर। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि कहाँ कहाँ उनको असफलता मिली, कहाँ एडमिशन नहीं मिला, कहाँ फेलोशिप नहीं मिली, कहाँ पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला, कहाँ पेपर नहीं छपा। तो वो बहुत पॉपुलर हुआ। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को, टीचर्स को, जो भी केयर टेकर्स हैं, उनको बच्चों को छोटे पर से ही अपनी असफलताओं की भी कहानी बतानी चाहिए, और कैसे फिर उन्होंने बाउंस बैक किया उसकी कहानी बताना चाहिए। आप अगर टॉलस्टॉय को भी पढ़ेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि ईमानदारी से अगर आप जीना चाहते हैं तो बहुत बार चीज़ों को करके फिर छोड़ना पड़ता है, फिर कुछ दूसरा शुरू करना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ता है। तो ये क्रम जीवन में चलता रहता है। तो बच्चों को अगर केवल आप सफलता की कहानियाँ बताते रहेंगे तो उनको लगेगा कि असफल होना सामाजिक, पारिवारिक और संस्थानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। ये स्कूल, समाज, पेरेंट्स, सबको ये कहना होगा कि असफलता कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। उससे मतलब ज़िंदगी का एक पहलू है जिसको ज़िंदगी का एक इसेंशियल एस्पेक्ट है। बिल्कुल, उसमें आप उससे भाग नहीं सकते, और वो एक सहज प्रक्रिया है। भाई मान लीजिए कि जैसे कोई अभी ओलंपिक में जिसको भी मेडल मिलता है उसको दुनिया जान जाती है, लेकिन ओलंपिक से पहले जो 4 साल 5 साल वो एथलीट हो या रेसलर हो या फुटबॉलर हो, तीरंदाज हो, जो भी हो किसी गेम में, या बैडमिंटन प्लेयर हो, वो जो मेहनत कर रहा है, कोर्ट पे मेहनत कर रहा है, उससे पहले इतने साल तक, उसको तो दुनिया नहीं जानती, तो वो असफल थोड़ी हो गया।
जब इतने सालों की मेहनत एक्यूमुलेट होती है तब जाके वो एक रिजल्ट में कन्वर्ट होती है और फिर वो दुनिया जानती है। तो एक तो पॉइंट हो गया कि असफलता की कहानी भी बच्चों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल। और क्या क्या चैप्टर इसमें चाइल्ड एब्यूज़ के जो खतरे बढ़ रहे हैं लगातार, जैसे आपने कहा ना कि न्यूक्लियर फैमिली है, एक बच्चे हैं, तो उस पे भी इसमें लिखा गया है कि कैसे बच्चों की वल्नरेबिलिटी भी बढ़ रही है। पहले एक्सटेंडेड फैमिली, सोशल नेटवर्क था, नाना नानी, दादा दादी, है ना, वो पूरा एक सोशल नेटवर्क था, तो बच्चों को एक प्रोटेक्शन स्वाभाविक रूप से मिलता था। अब न्यूक्लियर फैमिली है, अगर दोनों वर्किंग हैं, पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, तो आप सोचिए बच्चों का क्या होता है। अभी फ्रिज उनके लिए माँ का काम करती है कि भाई आओ फ्रिज में से निकालो, माइक्रोवेव में गर्म करो और खा लो, ठीक। टीवी जो है वो वही उनका एजुकेटर बन गया कि भाई प्रोग्राम देखो। लेकिन पेरेंट्स ये नहीं जानते हैं कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, किस तरह के कंटेंट देखते देखते और वो कहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये तो मतलब खुला हुआ मैदान है ना। बिल्कुल। इसमें खतरे भी हैं कि अगर पेरेंटल उसमें वॉच नहीं है तो बच्चे वीडियो देखते देखते इंटरनेट के जरिए दुनिया में किसके संपर्क में आते हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। और कई बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते खेलते अपने घर का पैसा डुबा देते हैं। तो इसमें क्या पेरेंट्स से आग्रह, गुजारिश या मॉनिटरिंग की बात कही गई है? अगर इसमें देखिए, पेरेंट्स को सबसे पहले तो सबसे बड़ा गिफ्ट अगर पेरेंट्स दे सकते हैं अपने बच्चों को, इसमें लिखा गया है वो भी, तो वो आप समय का गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है और आप सोचते हैं कि कोई केयर टेकर बच्चे का ख्याल रख लेगी या रख लेगा, तो आप धोखा खा सकते हैं। आपका बच्चा है, आपसे अधिक सेंसिटिविटी, आपसे अधिक उसकी जिम्मेदारी दूसरा कोई नहीं ले सकता है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो समय देना है अपने बच्चे को, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आपके पास कोई एजेंडा है कि वीकेंड पे हम बच्चों के साथ क्या करेंगे? वीकेंड पे आपने अपना प्रोग्राम तो बना लिया कि आज वहाँ जाना है, ये करना है, थोड़ा ऑफिस का पीपीटी भी बनाना है, थोड़ा इधर जाना है जी। बच्चों की पसंद से बच्चों को कब आपने डिसीजन मेकिंग में शामिल किया, बच्चों से कब आपने चर्चा किया कि चलो नेचर वॉक पे चलते हैं, चलो आज दिल्ली का पूरा एक टूर करते हैं, ठीक है, बस में बैठ के करते हैं। क्योंकि बच्चों को अगर आप देखिए, रहना तो इसी समाज में है ना, आप उनको सारी सुविधाएं दे के एक हाई राइज बिल्डिंग में आप बड़ा तो कर संघर्ष भी सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, संघर्ष नहीं करेंगे तो वो जब बाद में संघर्ष करना पड़ेगा तो वो उनके लिए बहुत ही मतलब दुश्वार हो जाएगा, है ना। अभी बहुत सारे लोग आइसोलेशन झेल रहे हैं। डिप्रेशन का एक फॉर्म आइसोलेशन फॉर्म है, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं कि जिससे वो बातचीत कर सकें, क्योंकि सोशल नेटवर्क तो डेवलप नहीं हुआ जी। तो आप डिजिटल नेटवर्क या ऑनलाइन नेटवर्क या सोशल मीडिया नेटवर्क के सहारे तो कब तक सरवाइव करेंगे? क्योंकि यंग जनरेशन से जब मैं बात करता हूँ, देखता हूँ, तो भाई आप इंस्टा फेसबुक पे तो वो क्या देखते हैं कि इतने लाइक्स आए। अब आप सोचिए कि ये कितना ही मतलब उसको वो कहें कि आप किस भ्रम में जी रहे हैं कि उस लाइक से आपको खुशी मिल रही है और उसी से खुशी घट जा रही है। तो रियल वर्ड की बजाय आप रील वर्ड में यू हैव स्टार्टेड इंजॉइंग, ठीक है। तो रियल वर्ड का तो जब सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो फ़ोन, फ्लैट, फिएट सब पेरेंट्स से मिला हुआ है। जब आपको खुद अर्न करना पड़ेगा तब आपको वो सेटबैक्स लगेंगे। और इसीलिए देखिए बहुत तरह के मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चों में, क्योंकि उनके पास अपना टाइम कैसे उपयोग करें इसकी प्लानिंग ना तो घर में हो रही है, नहीं स्कूल अपने अलावा नहीं बताता है कि आप क्या करें। वो तो पेरेंट्स को कहेगा कि आज 3 बजे आ जाइए। अरे पेरेंट्स भी अपना भाई कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो 3 बजे कैसे बच्चे को लेने आ जाएंगे। तो वो जो एक पेरेंट्स, स्कूल और बच्चा सबको मिल के एक प्लान करना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ कि भाई स्कूल को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि 3 दिन का क्यों नहीं स्कूल हो जाए और 2 दिन बच्चे घर से काम करें। अगर वर्क फ्रॉम होम लोगों को अच्छा लग रहा है
तो वो स्टडी फ्रॉम होम क्यों नहीं हो सकता है? मान लीजिए 5वीं के ऊपर आप प्रयोग करके देखिए। लेकिन अब इसमें सबसे पहले पेरेंट्स ही कहते हैं नहीं, फिर हम कैसे जाएंगे ऑफिस, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये होगा। अरे भाई, आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा अपने बच्चे पे, आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा, आपको क्योंकि बच्चा क्रिएटिव है। आप सबको केवल पढ़ाई में सब लोग अच्छा करेंगे ऐसा तो होता नहीं है। अगर सब लोग पढ़ाई में ही अच्छा करते तो इतनी खूबसूरत दुनिया में क्रिकेटर हैं, फिल्म स्टार हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, वो कैसे बनते? लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बच्चों से है, ये भी इस किताब में मैंने लिखा है कि वो पेरेंट्स को समझना होगा कि आप अपनी कहीं ना कहीं असफलताओं को उसके जरिए देखते हैं। जब स्कूल में बच्चा परफॉर्म करता है स्टेज पे तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम ही खड़े तो वो टीचर को कहते हैं क्यों पिछली लाइन में खड़ा कर दिया मेरे बच्चे को, क्यों नहीं आगे खड़ा किया? नहीं, स्वाभाविक है, लेकिन कोई तो आगे भी खड़ा होगा, कोई पीछे भी खड़ा होगा, तो ये तो चलता रहता है। तो पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई अपनी जो दबी हुई इच्छाएँ हैं, असफलताएँ हैं, उसको आप उस पर थोप दें। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा चलिए इस फील्ड में, साइंस में, आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में बहुत अच्छा करे और नाम रोशन करे, तो उसकी भी तो हमसे अपेक्षा हो सकती है ना कि मैं मिलियनेयर बन जाऊं, हैं, मैं ये एजुकेशन का काम छोड़ के और मैं कोई फैक्ट्री ओनर क्यों नहीं बन जाता हूं, है ना? तो उसकी भी हो सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, रियल एक्सपेक्टेशन बच्चे की क्षमता और बच्चे के अटेम्प्ट्स की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। बच्चे को, पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि अगर तुम किसी चीज़ में असफल होगे तब भी हम गले लगाएंगे। नंबर पाना कम या आधा, अच्छा ये बताइए, मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ कि आपको याद है 12th में आप क्या क्या पढ़े थे? कितने लोगों को याद है? जिनको याद है 1-2%, वो तो साइंटिस्ट बन गए, कंप्यूटर साइंस, वो हो सकता है कि वो वाशिंगटन डीसी में होंगे या लंदन में होंगे या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो वो याद नहीं रहता है। आपका जो सोशल डेवलपमेंट है, 98% लोगों को वो याद रहता है कि अच्छा कैंटीन थी, स्कूल में ये था, वो टीचर थी, वो ये था। तो आपको इनपुट देना है बच्चे को, केवल पढ़ाई का प्रेशर नहीं देना है। बच्चे की क्षमता भी देखनी है, बच्चे की अपनी इच्छा देखनी है। बच्चे के अंदर जो पैशन होगा, बच्चा उसको आगे ले जाएगा। और आजकल मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग जैसे अब पेरेंटल उसमें बीटेक कर लेते हैं, ठीक है। अब बीटेक करने के बाद वो चाहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग करें, तो भाई करने दीजिए ना। उतना तो आप कॉन्फिडेंस रखिए कि वो आपसे बेहतर कर लेगा, क्योंकि आपसे बेहतर एनवायरनमेंट उसको मिला है, आपसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस उसके पास हैं। आज के बच्चों के पास दे आर मोर अवेयर देन वी वेयर इन अवर एज, है ना। उस एज में हम लोग जिससे थे उससे तो ये ज़्यादा अवेयर हैं। आज 5वीं 6वीं का बच्चा बताता है कि शेयर मार्केट में गरीब लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। हम लोग 12th तक नहीं जानते थे कि भैया शेयर मार्केट दरअसल होता क्या है। तो कितने चैप्टर में सब पूरा इसको शामिल किया? देखिए, इसमें 7 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है 21वीं सदी में बच्चे, तो वो पूरा एक एनवायरनमेंट की, ये बच्चे कैसे पिछले शताब्दी से अलग इंटरनेट की बात इसमें है। बिल्कुल। फिर इंटरनेट की दुनिया कैसे बन रही है, क्या रिस्क है, क्या पोटेंशियल है, कैसे यूज़ होना चाहिए, उस पे है। फिर अभिभावकों की अपेक्षा बच्चों से क्या है, वो सही है, गलत है, हाँ, तो वो है। चौथा है जागरूकता की ज़रूरत, जो वल्नरेबिलिटी है बच्चों की, सेक्सुअल एब्यूज़ के खतरे हैं, बच्चों के बुलिंग के खतरे हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन के खतरे हैं, तो उस पे बात होती है। उसके बाद है असमंजस में अभिभावक कि इनडिसिसिव हैं बहुत सारे मुद्दों में, पेरेंट्स को ये नहीं पता चल रहा है कि अब क्या करें, ऐसे में क्या करें, बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं। भाई आप अपना मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं कि छोड़ें, तो कैसे आप डिजिटल फास्टिंग अपना सकते हैं, है ना। तो इस पे है। फिर 6वां अध्याय जो है वो कहाँ गया समय, क्योंकि पेरेंट्स के पास क्राइसिस है कि टाइम नहीं है। आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि टाइम नहीं है? थोड़ा स्लो डाउन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे आपने कहा ना कि भाई एक लेवल के बाद जो पैसा है वो सिर्फ आंकड़ा है, नंबर है। आपकी बुनियादी अगर ज़रूरतें चल रही हैं तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको बैंक में और पैसा
ज़्यादा रखना है और बाद में किसी प्राइवेट कॉलेज को दे देना है बच्चे के एडमिशन के लिए, या बच्चे में अभी बच्चे में इन्वेस्ट कर देना है ताकि वो अपना रास्ता खुद तलाश ले। और उसके बाद 7वां अध्याय जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारत में शिक्षा की क्या दिशा बन रही है और भविष्य में शिक्षा के क्या और आयाम खुल सकते हैं, इस पे ये किताब बातचीत। अच्छा, पेरेंट्स से आप मिलते होंगे सर आप, तो अगर कुछ चीज़ें अगर ये बताएं कि किस किस तरह की सलाह, बहुत सारी सलाह आपने दे भी दी, बहुत सारे सुझाव आपकी तरफ से आए भी, और क्या क्या सलाह आज के दौर में बतौर पेरेंटिंग एक्सपर्ट के तौर पे आप देना चाहेंगे? देखिए, एक तो ख़ास तौर से जो प्री टीन और टीन में जो 12, 13, 14, 15, 16 बल्कि 17, 18 साल तक के जो बच्चे हैं, चाहे लड़के हों लड़कियां, एक पेरेंट्स जो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ये सुनते नहीं हैं और बहस करते हैं, चिल्लाते हैं। हर घर की कहानी है। वो पेरेंट्स कई बार बताते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि शायद अकेले वही हैं जिनका बच्चा ऐसा आर्गुमेंट पसंद नहीं आता है पेरेंट्स को। हाँ, वो बच्चे उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि अरे हमारा बच्चा नहीं, लेकिन कुछ लॉजिकल हो तो उसकी सुनने की भी आदत आपको आनी चाहिए, ये भी है। मतलब अगर देखिए, पहली बात तो ये है पेरेंट्स को कि भाई देखिए, ऐसा है कि वो जिस एज में एंटर कर रहे हैं, है ना, तो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल बहुत टर्बुलेंस रहता है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो धैर्य की ज़रूरत है, ठीक है, धैर्य की ज़रूरत है कि वो बहस हो जाती है तो जब भी लगे कि अब बहस और बढ़ रही है तो पेरेंट्स को वहाँ से हट जाना है। उसमें हार जीत का मुद्दा मत बनाइए, हॉट टॉक में मत लगिए। नहीं कि मैं तो इसका बाप हूँ और मैं इसकी माँ हूँ और इसने ऐसे बोल दिया। भाई वो बोलेगा, बाद में रिग्रेट करेगा जब बड़ा हो जाएगा, लेकिन उस समय उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है और बहुत उनको गुस्सा आता है, ठीक है। अगर आपने उनके दोस्तों के बारे में कुछ बोल दिया, ठीक है, तो वो पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए उस समय पेरेंट्स को शांत होकर वहाँ से हट जाना है। तो एक स्पेस देने की बात भी है। बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, बात मत करिए 1-2 दिन उससे, फिर बच्चा खुद ही अपनी गलती रियलाइज़ करेगा, आपके पास आएगा और सॉरी बोलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बहस करेंगे तो वो बहस और बढ़ती जाएगी। तो उसका समाधान यही है कि आप एकदम चुपचाप मौन व्रत रखिए, वहाँ से निकल जाइए और दिल में मत रखिए कि हमको ऐसा इसने बोल दिया, क्योंकि बाद में बच्चा खुद ही कहेगा कि अच्छा हमने ऐसा बोला, क्योंकि वो क्रोध में है, क्रोध में बोल रहा है। तो उस समय उससे बहस मत करिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि हर बात में इंटरफेयर मत करिए बच्चों की, कि हर 2 मिनट पे कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं। आप एक एग्रीमेंट बनाइए कि भाई इतने से इतने घंटे तुमको आराम से पढ़ना है, तुम धीरे धीरे अभी पूरे साल भर पढ़ोगे तो ठीक है, अच्छा कर ले जाओगे, ठीक है, आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, ठीक है। उससे रिजल्ट की बात मत करिए, प्रक्रियाओं की बात करिए। और आपको उसकी बात सुनने का धैर्य चाहिए। बच्चे को लगना चाहिए कि जब वो अपनी बात कहना चाहता है तो उसको चुप नहीं करा दिया गया, उसने अपनी बात कही। और ये मैंने खुद महसूस किया। देखिए, मैं अफ़गानिस्तान में पहले काम करता था, जब आ गया वापस आया, और जब वापस आया और मेरी बेटी स्कूल से आती थी, बेटा तब तक 10th में चला गया, बेटी स्कूल से आती थी और मैं जब उसको रिसीव करता था तो मुझे लगता था कि यही चीज़ मैंने मिस किया अपने बेटे के केस में। उसकी खुशी उस वक्त कि भाई कोई 2 में से एक पेरेंट्स अगर बच्चे को रिसीव कर रहे हैं तो ये बच्चे को अच्छा लगता है। नहीं, ये मैंने भी फील किया है सर, ये मैंने भी फील किया है। और फिर वो बच्चा बताता है कि आज स्कूल में क्या हुआ, 2 मिनट 1 मिनट आपसे बताएगा कि आज ये हुआ, कुछ किसी की लड़ाई हुई, किसी ने कुछ कहा, और उसके बाद फिर बच्चा अपनी एक्टिविटी में लग जाता है। लेकिन बच्चे को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि देयर इज़ समबडी हु इज़ लिसनिंग टू देम, ठीक है। एक तो ये भी बड़ी बात है। तीसरी बात यह है कि अब उनकी, देखिए, आज की पेरेंटिंग पिछले पेरेंटिंग से बहुत अलग है। तो अब कई बार हम लोग बच्चों की पसंद की मूवी हमारी पसंद की नहीं है, फिर भी साथ में जाना पड़ता है, जाते हैं, ठीक है, टू गिव देम ए कॉन्फिडेंस, तो उनकी खुशी का भी ख्याल। बिल्कुल, कि भाई चलो हम आज तुम्हारे, क्योंकि हमारी पसंद का तो वो पूरा घर ही में रह रहे हैं, नहीं, वो हमारे हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी वो स्पेस हम देते हैं कि हम आपके हिसाब से भी कुछ कर रहे हैं। अब म्यूजिक, कई बार म्यूजिक हमारी पसंद का नहीं होता है,
लेकिन अब वो कहते हैं कि भाई हमारा भी सुनो, तो फिर हम निगोशिएट करते हैं कि अच्छा एक गाना तुम्हारी पसंद का होगा, एक गाना हमारी पसंद का होगा। तो दोनों का एक्सपोजर मिल रहा है। देखिए हमको भी एक्सपोजर मिल रहा है कि नए गाने किस तरह के आ रहे हैं, इंग्लिश गाने किस तरह के आ रहे हैं, नए रैप किस तरह के आ रहे हैं, कोरियन बैंड क्या है, तो हम भी सीख रहे हैं। तो लर्निंग, लिसनिंग, कोऑपरेशन, ये सब हो रहा है इसी बीच। वो भी सीख रहे हैं, वो भी तलत महमूद हाँ, वो भी जगजीत सिंह को सुन रहे हैं, गुलाम अली को सुन रहे हैं, है ना, तलत अजीज़ को सुन रहे हैं, तो उनके कान में भी तो जा ही रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चों की बातें सुने, उनको टाइम दें। अप्रिसिएशन भी ज़रूरी है समय समय पे। जब अप्रिसिएशन तो बहुत ज़रूरी है। देखिए उनकी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अभी पीछे हमने एक बात कही थी कि 8-10 चीज़ें हमने बनाई कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। जैसे खाना बनाने का, देखिए ये कॉमन प्रॉब्लम है हर एक घर में कि प्रॉब्लम ये है कि आप चावल दाल सब्जी बनाएंगे तो बच्चे कहेंगे अरे नहीं ये कोई खाना है, ये हम नहीं खाएंगे, ठीक है, मुझे बर्गर पिज़्ज़ा जो भी है, अच्छा कुछ नहीं तो चलो मैं नूडल्स बना लेता हूँ, वो खाते हैं। अब सवाल ये है कि आपने खाना बनाने में क्या बच्चे को शामिल किया। ठीक है, बच्चा फिर भी ये करेगा, रोज़ नहीं, मतलब आपके झांसे में आएगा, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि अच्छा आओ आज दाल में तुम नमक डाल दो या सब्जी में तुम मिर्च बताओ कितना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे से ही आप शुरू करिए कि अच्छा हम चावल बना रहे हैं, देखो इतना पानी, इतना ये वो करके। जब आप पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगे बच्चों का, तो बच्चों की ओनरशिप आएगी, उसको लगेगा कि ये खाने में तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, और तब उसको वो खाना बहुत डिलीशियस लगेगा, है ना। और धीरे धीरे देखिए एक चिंता की भी बात है कि माइंडफुल ईटिंग नहीं हो रही है अभी बच्चों में, कुछ भी खा रहे हैं, वो कितना फ्राइड है, कितना क्या है, ये है वो है, नहीं है। तो माइंडफुल ईटिंग का भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ऐसे ही आएगा जब आप उसको पार्टिसिपेशन में रखेंगे कि भाई कढ़ी बननी है तो देखो ऐसे बनता है। तो एक तो वो प्रक्रिया सीखेंगे, उसमें उनके हाथों की भी मसल्स की जो एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे उनके डेवलपमेंट के लिए तो ज़रूरी है ही है, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, उनके सेंसरी मोटर डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी उनकी फूड हैबिट को शेप देने में भी ज़रूरी है कि भाई ये खाना कोई ऐसा नहीं है कि आप इटालियन खाएंगे थोप दिया गया, आपकी भी भूमिका है उसमें। बिल्कुल, और फिर तब वो ये नहीं कहते हैं कि नहीं ये ख़राब बना है और मैं बोर हो गया हूँ, तब वो ये बच्चे नहीं कहते हैं, कहेंगे कभी कभी कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसमें आप एक मेन्यू बना लीजिए कि भाई आज ये होगा, कल ये होगा, परसों ये होगा, है ना। और उनको भी कभी कभी मौका दीजिए बनाने का। अगर मान लीजिए 6वीं 7वीं तक पहुंच गए हैं और वो कहते हैं कि मैं आज ब्रेकफास्ट बनाना चाहता हूं, तो उनको अप्रिशिएट करिए, कच्चा पक्का जो भी है अप्रिशिएट करिए, धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आता कि आज पेरेंट्स इस पे बहुत प्राउड करते हैं कि भाई मेरी बेटी या बेटा जो है वो ग्रेजुएट हो गया लेकिन कुछ बना नहीं पाता है। इसमें कोई प्राउड करने की बात नहीं है। मतलब ये तो एक स्किलिंग, अगर आप मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ये तो स्किलिंग का मामला है। और पता नहीं कि कल को कहाँ जाना है, कैसे रहना है, खुद की कुछ चीज़ें आदत में रहेंगी शामिल, तो वो बेहतर तरीके से रह भी सकता है। अरे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, जैसे हम लोगों ने शुरू में ही सीख लिया धीरे धीरे खाना बनाना, और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए तो उसमें तो वो एक, देखिए क्या है कि अब जब आप हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो आप अपने खाने को अगर खुद बना रहे हैं या दूसरों के लिए बना रहे हैं तो इसमें एक अफेक्शन भी है ना, कि अगर आप मेरे दोस्त हैं और आप अगर कहेंगे कि भाई तहरी बनाया जाए, है ना, तो मैं जब तहरी बनाऊंगा तो मुझे इसमें केवल मैं तहरी नहीं बना रहा हूँ, मुझे वो पूरी प्रक्रिया याद आएगी कि मैं स्टूडेंट लाइफ में इलाहाबाद में या दिल्ली में जब कुछ चीज़ें कम हो जाती थी तो क्या बनाया जाए, तो लगता था चावल में चलो ये न्यूट्रीला, आलू, प्याज सब डाल के बनाते हैं। तो उसमें मेरा प्रेम भी है आपको खिलाने का, उसमें
केयर भी है, मेरा अपना सेल्फ केयर भी है कि इट शुड बी हाइजीनिक, है ना, ये साफ़ सुथरा होना चाहिए, इसमें इतना तेल घी नहीं होना चाहिए जो अब हमको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दे। तो खाना बनाने में माइंडफुलनेस तो है ही है, उसके अलावा अफेक्शन भी है, प्रेम है। एक आखिरी सवाल सर, और मैंने अभी बनाया, एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि तहरी पापा खाना है मुझे, तो मैं घर पे ही था, तो वो स्कूल से आई तो मैंने बना के रखा था, शी वॉज वेरी हैप्पी। तो फादर को भी मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार आपको एट होम फादर की भूमिका निभाना चाहिए, उसमें कोई हिचक की बात नहीं है कि आप घर पे रहिए बच्चों के साथ, एक दिन आपके धैर्य का भी परीक्षण हो जाएगा कि आप में कितना पेशेंस है, छोटे बच्चों को एक दिन आप संभालिए तो उसमें धैर्य भी परीक्षण हो जाएगा। इंटरनेट से अलग नहीं रह सकती, लेकिन आखिरी सवाल एक बार फिर से, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इस इंटरनेट के दौर में, जब मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इनफैक्ट हम कह रहे हैं कि टीवी भी एक तरीके से स्मार्ट टीवी है, तो क्या करना चाहिए? अगर बच के तो नहीं रह सकते, छोड़ भी नहीं सकते, नहीं, और छोड़ना विकल्प भी नहीं है, कैसे किस तरीके से मॉनिटरिंग करनी? बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज़ आप, जैसे मान लीजिए कि जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो वो शुगर का कंटेंट तो लेते हैं ना, कंटेंट लेते हैं, और जैसा उनका शुगर लेवल होता है उसके हिसाब से लेते हैं, ठीक है। अब पोल्यूशन है तो हम लोग निकलना तो नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसे ही इसको देखना है कि वो एक इसेंशियल चीज़ है इंटरनेट, ठीक है, और ये यूट्यूब भी उसी के जरिए जाएगा लोगों तक, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, बल्कि ये देखना है कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो एडिक्शन तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि भाई हमने ये बंद कर दिया बच्चे के साथ ज़बरदस्ती कि तुम्हारा कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, ठीक है, लेकिन दूसरा ये है कि क्रिएटिव इंगेजमेंट क्या है, अल्टरनेटिव क्या है। तो क्या आप बच्चे को कह रहे हैं कि चल आज सैटरडे है और सैटरडे को सुबह 10 से 5 ना मैं मोबाइल यूज़ करूँगा ना आप करोगे, और हम लोग आज नेचर वॉक पे चलेंगे, आज हम लोग पिकनिक मनाएंगे यहीं पार्क में, खाना बनाएंगे साथ में मिलके, ठीक है, आप सैलेड काट लेना, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है, चावल धो, ठीक है, या जो भी बनाना है तो आप वो करो। चलो आज हम लोग मूवी देखेंगे, मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग थिएटर में जाके मूवी देखेंगे, या मंडी हाउस जाके एक प्ले देखेंगे, या हम अभी पीछे रामलीला हो रही थी तो हम रामलीला देखने जाएंगे, या कोई मेला चल रहा है तो आज हम मेला देखने जाएंगे। तो डिजिटल फास्टिंग का तरीका अपना सकते हैं कि भाई सैटरडे धीरे धीरे वो आप पर भी लागू हो, पेरेंट्स पर भी लागू हो, बच्चों पे लागू है तो आप पर जरूरी है, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इमिटेट करते हैं ना, वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और धीरे धीरे देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि डिफिशिएंसी हो जाती है, नींद की डिफिशिएंसी हो जाती है। अगर 1 घंटा आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेंगे तो 16 मिनट आपकी नींद कम होती जाती है। तो बच्चों में मुझे लगता है कि आजकल उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, खासतौर से एडोलसेंट एज के बच्चों को आप देखिए, देर रात तक वो 1-2 बजे तक ऑनलाइन गेम खेलते हैं, दोस्तों के साथ कर रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं। तो वो अब उनका वो जो दिनचर्या था ना पहले, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, विद्यार्थी के लक्षण, वो सब बदल गया है। अब वो 11-12 बजे उठते हैं, तो अब उनकी फूड हैबिट भी चेंज हो रही है कि ब्रेकफास्ट तो आपका 9 साढ़े 9 होना चाहिए था, अब वो 11-12 बजे उठते हैं, ठीक है, और क्या खा रहे हैं उसकी भी क्वालिटी आप देख लीजिए। तो बहुत चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन पेरेंट्स को कुछ चीज़ें एक्सेप्ट भी करने की ज़रूरत है। तो डिजिटल फास्टिंग के अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। जैसे एक परिवार है, मैं जानता हूँ, वहाँ 7 बजे सारे मोबाइल एक पिंजड़े में वो लोग रख देते हैं, साइलेंट मोड में, 7 बजे। मैं भी मिलना चाहूँगा अगर वो उनकी अनुमति हो। हाँ, तो वो पिंजड़े में रख देते हैं, ठीक है। तो अब उसमें कोई कॉल आती है तो वो दिख जाता है कि भाई अच्छा ये कॉल है, ज़रूरी नहीं है तो नहीं उठाते हैं। तो इस तरह का डिसिप्लिन भी किया जा सकता है, और कंटेंट पेरेंट्स को देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अगर ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, और उनके सामने एक वैकल्पिक प्रोग्राम भी देना, दोनों ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो क्या करें? हाँ, क्योंकि वो मतलब आप घर पे है ही नहीं और आप कह रहे हैं वहीं से दूर से कि मोबाइल मत यूज़ करो। आपने खुद ही इतने सारे डिवाइसेस दे दिए हैं, मोबाइल है, आईपैड है, कंप्यूटर है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए कि क्या करें वो।
वैकल्पिक व्यवस्था करिए। और बेडरूम में कम से कम आप मान लीजिए अगर जिनके पास स्पेस है तो वो ये कहें कि भाई बेडरूम में हम लोग गैजेट यूज़ नहीं करेंगे, खाना खाते समय हम लोग कोई गैजेट यूज़ नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि अभी बच्चे स्क्रॉल कर रहे हैं और वो बेड पे बैठ के रोल खा रहे हैं। तो आपको ये सब नियम बनाने पड़ेंगे बच्चों की सहमति से कि बेड पे नहीं खाना है, टेबल पे बैठ के खाना है या ज़मीन पे दरी बिछा के खाना है, खाते समय मोबाइल यूज़ नहीं करना है। तो जब कोई गेस्ट आए तो उससे बात करना है ना, मोबाइल नहीं यूज़ करना है। हाँ, वो तो पहले क्वेश्चन वाली जो बात होती है, बिल्कुल पहले तो की जगह ईक्यू की बात, पहले तो उनको सम्मान के साथ अंदर ले आइए, पानी दी। तो बच्चों को ये जिम्मेदारी छोटी छोटी देनी चाहिए कि पानी तुम ले आओ, चाय तुम बनाओ, है ना। ये बच्चों को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा धीरे डेवलपमेंट में भी वो, बिल्कुल। और एक पार्टिसिपेशन भी होता है, तभी वो इंटरेक्ट भी दूसरे से करेंगे। और अप्रिशिएट करिए कि बेटे ने चाय बनाई या बेटी ने चाय बनाई। उसमें जेंडर का भी मामला, ऐसा नहीं कि बेटी चाय बना रही है और बबुआ जो है वो खेलने जा रहा है, और दोनों स्कूल से आए और बेटे ने बैग अपना फेंक दिया और फिर बहन उसको संभाल रही है, उसको खाना निकाल के भी दे रही है। दोनों में समान भाव होना चाहिए। तो लेकिन जो एक मूल बात ये है कि पेरेंट्स को, जिनके भी बच्चे टीनेज में हैं, उनको सबसे पहली चीज़ जो है वो धैर्य रखने की ज़रूरत है और बच्चों के लिए समय देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए परिमल जी। आपका मंगल हो जी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।